तभी बिल्लू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसका जादू गलती से मुखिया जी पर चल जाता है और मुखिया जी छोटे हो जाते हैं। अरे आज ये मैजिक काम क्यों नहीं करेंगे? अरे गिल्लू, ये मुखिया जी कहाँ चले गए? बड़े जल्दी में थे। अले बिल्लू, ये क्या तल दिया? मुखिया जी थोते हो गए। सारे मुखिया जी, अभी अभी जस्ट स्लीपिंग से आया हूँ ना, इसलिए जादू गड़बड़ हो गया। अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक करता हूँ। जमुनापुर नाम के गांव में बिल्लू और गिल्लू नामक दो दोस्त रहते थे। बिल्लू के पास जादुई शक्तियाँ थी, जिससे वो गांव वालों की मदद करता था। गिल्लू जब अपने बगीचे की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक कुत्ते के बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। ओले, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लो रहा है? लगता है यह आवाज कुएं से आ रही है। तभी गिल्लू कुएं के पास जाकर देखता है। ओले, ये तो कुत्ते का बच्चा है। यह इसमें कैसे गिर गया? तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे ये तो कुत्ते का बच्चा है। अरे कोई बचाओ इसे, अरे कोई तो बचाओ। गिल्लू भागता भागता अपने दोस्त बिल्लू के पास जाता है। अले उठ जा, कितना छुएगा? तभी गिल्लू बिल्लू को जोर से धक्का देता है। लीवर धक्का क्यों देंगे? बिल्लू गिल्लू को सारी बात बताता है। चलो, आई एम जस्ट चलिंग। बिल्लू और गिल्लू दोनों कुएं के पास जाते हैं। अरे बिल्लू, जल्दी से इस बच्चे को बाहर निकालो, नहीं तो ये मर जाएगा। नो टेंशन नहीं मुखिया जी, मैं आ गया हूँ ना, नो टेंशन नहीं। तभी बिल्लू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसका जादू गलती से मुखिया जी पर चल जाता है और मुखिया जी छोटे हो जाते हैं। अरे आज ये मैजिक काम क्यों नहीं करेंगे? अरे गिल्लू, ये मुखिया जी कहाँ चले गए? बड़े जल्दी में थे। अले बिल्लू, ये क्या तल दिया? मुखिया जी थोते हो गए। सारे मुखिया जी, अभी अभी जस्ट स्लीपिंग से आया हूँ ना, इसलिए जादू गड़बड़ हो गया। अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक करता हूँ। बिल्लू जादू करता है और कुत्ते का बच्चा बाहर आ जाता है। अरे बिल्लू, अरे भाई पहले मुझे तो ठीक करो। सारे मुखिया जी, अभी ठीक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ मुखिया जी। फिर बिल्लू जादू करता है और मुखिया जी ठीक हो जाते हैं। उसी गांव में पूनम नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। पूनम के पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी पूनम अकेली देखती थी। पूनम के पास थोड़ी ही जमीन थी, जिसमें वो सब्जियां उगाया करती और उसे घर घर जाकर बेचती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी ले लो, सारी सब्जियां एकदम ताजी हैं, सब्जी ले लो। अरे पूनम, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। हाँ दीदी, बताइए ना, आज कौन सी सब्जी दे दूं? आज मुझे बैंगन और आलू दे दो। तुम्हारी सब्जियां इतनी ताजी होती हैं कि भोलू के पापा तुमसे ही सब्जियां लेने के लिए बोलते हैं। हाँ, क्यों नहीं दीदी, जब आप लोग खरीदेंगे तभी तो मेरा गुजारा होगा। सच में पूनम, तुमने जैसे अपने परिवार को संभाला है ना, तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो वो कब का हार ही मान लेती। उसी गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो भी गांव में सब्जी का ठेला लगाता। नंदू एक दुष्ट स्वभाव का आदमी था। वो पूनम को परेशान करता था ताकि वो सब्जी बेचना छोड़ दे और पूरा गांव उसी के दुकान से सब्जी खरीदे। एक दिन पूनम जब सब्जियां बेचकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे नंदू मिलता है। आप पूनम, क्या हाल चाल है तुम्हारी?
अरे तुम्हारी सब्जियों की चर्चे तो पूरे गांव में है। भैया, मेरी सब्जियां ताजी और फ्रेश है और आपकी भी सब्जियां तो अच्छे से बिक जाती है। अरे वो तो बिक जाती है, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सब्जियों में दवा मिलाकर नहीं बेचता। पूनम कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चल देती है। इसी तरह से नंदू पूनम को परेशान करता है, लेकिन पूनम उसे अनदेखा कर देती थी। चलो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। फिर मुझे सब्जी बेचने भी तो निकलना है। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत ही पूनम सब्जी बेचने के लिए गांव में निकल जाया करती। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी ले लो। सारी सब्जियां एकदम ताजी हैं। सब्जी ले लो, सब्जी। पूनम सब्जी का थैला लेकर गांव की ओर जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे गिल्लू और बिल्लू मिल जाते हैं। पूनम दीदी, आपका काम कैसा चल रहा है? नहीं नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। भगवान की कृपा से कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या तो नहीं है ना दीदी? कोई समस्या हो तो बताइएगा। तभी वहाँ पर गांव के मुखिया आ जाते हैं। अरे पूनम बिटिया, कैसी हो? अरे सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ मुखिया जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब तो आदत हो गई है सब कुछ झेलने की। सच में बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। अरे तुमने अपने परिवार को जिस तरह संभाला है, सच में तुम बहुत बहादुर हो। मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ। जिंदगी तो किसी तरह कटनी चाहिए ना। दीदी, आप टेंशन नो लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। सभी लोग सब्जियों के लिए इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, गिल्लू और बिल्लू, तुम दोनों आज रात को मेरे घर पर आ जाना। तुम लोगों की मनपसंद खीर खिलाती हूँ। अरे खीर खाकर तो मजा आ जाएगा। इतना बोलकर पूनम आगे बढ़ जाती है। उधर नंदू की सब्जियां नहीं बिक रही थी, इसी वजह से वो परेशान हो गया था। अब मेरी सब्जियों को कोई पूछता भी नहीं। गांव के लोग पूनम को बहुत प्यार करते हैं और उसी से सभी लोग सब्जियां खरीदते हैं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। शाम होते ही नंदू पूनम के घर पहुंचता है और पूनम को बुलाता है। पूनम, अरे ओ पूनम, अरे कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ भैया, आप यहाँ मेरे घर पर? देखो पूनम, गांव वाले अब मेरी सब्जियां नहीं खरीदते, क्योंकि तुम सस्ती सब्जियां बेचकर गांव वाले को बहका देती हो। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। गांव वालों को मेरी सब्जियां अच्छी और ताजी लगती हैं, इसलिए सभी लोग मेरी सब्जी खरीदते हैं। अरे इस गांव में मैं कई वर्षों से सब्जी बेच रहा हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अब गांव वाले मेरी सब्जियां नहीं खरीदते। तुम सब्जी बेचना बंद कर दो। तुम कुछ और काम पकड़ लो। ऐसा ना बोलो भैया, नहीं तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? ये सब मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने सब्जी बेचना बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर नंदू वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद गिल्लू और बिल्लू आ जाते हैं। फिर पूनम दोनों को खीर देती है। क्या मैं नंदू की बात इन दोनों को बता दूं? नहीं, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं इतनी आसानी से डरने वाली नहीं हूँ। दीदी, खीर ईटिंग करके मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खीर था। आई एम ऐसा खीर पहली बार खाएंगे। अगले दिन पूनम सब्जी का ठेला लेकर गांव की ओर निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी
ताजा ताजा हरी हरी सब्जी ले लो, सारी सब्जियां एकदम ताजी हैं, सब्जी ले लो। लगता है इसको समझ नहीं आया, दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। पूनम पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद शाम को अपना खाली ठेला लेकर घर लौटती है। पूनम का ठेला पूरा खाली देखकर नंदू को जलन होती है। अरे इसकी तो सारी सब्जियां बिक गई। कुछ सोच नंदू, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ सोच। अगले दिन जब पूनम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर नंदू पूनम के घर जाता है और सारी सब्जियों पर सड़ने की दवा छिड़क देता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब मैं देखता हूँ तो सब्जियां कैसे बेचती है। अब तो गांव वाले मेरे से ही सब्जियां खरीदेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा ये नंदू क्या चीज है। सब्जियों पर सड़ने की दवा छिड़क कर नंदू वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय बाद बेटे को स्कूल छोड़कर पूनम जब घर वापस आती है तो वो सब्जी का ठेला लेकर गांव की ओर निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी ले लो, सारी सब्जियां एकदम ताजी हैं, सब्जी ले लो। अरे बेटा, मुझे थोड़े टमाटर दे दो। क्या बात है अम्मा, आज आप सब्जी लेने आए हो? आपकी बेटी कहाँ गई? अरे बेटा, आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं सब्जी लेने आई हूँ। बूढ़ी औरत को टमाटर देने के बाद पूनम आगे बढ़ती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी ले लो, सारी सब्जियां एकदम ताजी हैं, सब्जी ले लो। अरे पूनम, आलू कैसे दिए? भैया, आलू का तो वही पुराना दाम है, 8 रुपए किलो। ठीक है, 2 किलो दे दो। हाँ भैया, अभी देती हूँ। इसी तरह से पूनम उस दिन पूरा सब्जी बेचकर शाम को घर वापस आती है। अगले दिन भी नंदू पहले दिन की तरह ही हरकत करता है और मौका देखकर सब्जी पर सड़ने की दवा छिड़क देता है। पूनम जब सब्जी बेचने निकलती है तो सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसने उससे कल सब्जी खरीदा था। अरे कल मैंने जो सब्जी खरीदी थी वो तो शाम तक सभी खराब हो गया। अरे मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सब्जियां बहुत फ्रेश और ताजा होती है। अरे भाई जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सब्जी तो रोज की जैसी ही है। मैं तो रोज ताजी सब्जियां बेचती हूँ। आज तक मेरी सब्जी में कोई शिकायत नहीं आई। इतना कहकर पूनम आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर, पूनम बिटिया, तुझे क्या हो गया है? कल की सब्जियां तो शाम तक ही खराब हो गई। सारी की सारी सब्जियां सड़ गई। आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी तुम्हारी, पर कल की सब्जियां बिल्कुल खराब थी। पर अम्मा, मेरी सब्जियां तो रोज की तरह ही ताजी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुम भी नंदू की तरह लालच तो नहीं करने लगी बेटी? बेटी, लालच से किसी का भला नहीं होता। पूनम जहाँ जहाँ पर सब्जी बेचकर गई थी, सभी लोगों ने शिकायत की और आज के दिन तो उसकी सब्जी किसी ने नहीं खरीदी। सब्जी बेचते बेचते शाम हो जाती है, लेकिन उसकी सब्जियां कोई नहीं खरीदता। पूनम निराश होकर घर लौटने लगती है। सुबह से घूमते घूमते शाम हो गई, पर 1 रुपए की भी सब्जी नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मैं तो रोज की तरह ही ताजी ताजी सब्जियां लेकर बेचने गई, लेकिन गांव वाले शिकायत क्यों कर रहे हैं? इधर नंदू की सब्जियां बिकनी शुरू हो गई और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। नंदू मन ही मन में बहुत खुश था। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया मैंने। मेरी सारी सब्जियां बिक गई। अब पूनम को मालूम पड़ रहा होगा कि उसने किससे पंगा लिया है।
कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और नंदू की सब्जी सभी गांव वाले खरीद रहे थे। पूनम ये देखकर बहुत हैरान होती है। मेरी सब्जियां तो बिक नहीं रही और उस नंदू की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। कहीं इसमें उसी का हाथ तो नहीं? पूनम के दिमाग में एक उपाय आया। अगले दिन पूनम ठेले पर से सारी ताजी सब्जियां हटाकर वहां पर सूखी हुई सब्जियां रख देती है और फिर अपने बेटे को स्कूल लेकर चली जाती है। पूनम के जाते ही रोज की तरह नंदू सब्जियों पर दवा छिड़कने आता है और वो दवा छिड़क कर चला जाता है। कुछ समय बाद जब पूनम वापस आती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पर सूखी हुई सब्जी रख कर गई थी। सारी सब्जियां भीगी हुई कैसी है? सब पर पानी की बूंदें हैं। ये काम किसका हो सकता है? कहीं ये घटिया हरकत नंदू का तो नहीं? क्योंकि सभी गांव वाले अब उसी से सब्जियां खरीदने लगे और मैं नंदू से ये बात बोलूंगी तो वो मानेगा नहीं। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। पूनम बिल्लू और गिल्लू के पास जाती है और दोनों को सारी बात बताती है। तुम लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो, मेरी किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं है, पर इसने मेरे साथ गलत किया। ये रोज मेरे घर आकर सब्जियों पर दवा छिड़क जाता है, जिससे मेरी सब्जियां शाम तक ही खराब हो जाती थी, जिससे लोगों ने मेरी सब्जियां खरीदना बंद कर दिया है। मुझे दोनों की मदद चाहिए। तुम टेंशन ना करो दीदी, हम लोग उसको अच्छा मजा तखाते हैं। इस नंदू के बत्ती को मजा तखाना पड़ेगा। यू आर सही बोली गिल्लू, कुछ तो करना पड़ेगा। दीदी आप टेंशन नो लें, हम लोग कुछ उपाय थिंकिंग करेंगे। फिर पूनम अपने घर वापस जाती है। गिल्लू और बिल्लू नंदू को सबक सिखाने का उपाय सोचने लगते हैं। फिर बिल्लू के दिमाग में एक तरकीब आती है। सुबह होते ही गिल्लू और बिल्लू पूनम के घर के दोनों तरफ छुप जाते हैं। पूनम रोजाना की तरह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती है और नंदू रोज की तरह दवा लेकर पूनम के घर पहुंचता है और सब्जियों पर दवा छिड़क देता है। ये सब कारनामे गिल्लू और बिल्लू देख रहे थे। बिल्लू तुरंत ही अपनी जादू से नंदू के पैरों को जाम कर देता है। अरे ये क्या हो गया? अरे मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? अरे ये क्या हो गया? अरे भूत, अरे भूत, भागो, भूत! तभी गिल्लू और बिल्लू वहाँ पर आ जाते हैं और पूनम भी वहाँ पहुँच जाती है। नंदू रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वह क्या बात है नंद, तू तो एकदम इंटेलिजेंट निकला। किसी के घर के अंदर घुसकर ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म न आएंगे? हम लोग तुम्हारी कितनी हेल्प करेंगे, फिर भी तुम हम लोगों को धोखा देंगे। तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने छपने में भी नहीं छोड़ा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैंने देखा कि पूनम की सारी सब्जियां अच्छे से बिक जाती हैं। मेरी सब्जियों को कोई लेता ही नहीं था, तब मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पूनम बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तभी वहाँ पर गांव के मुखिया जी आते हैं। क्या हुआ गिल्लू बिल्लू, तुम लोग यहाँ और नंदू यहाँ पर क्या कर रहा है? पूनम ने मुखिया जी को सारी बात बताई। नंदू, तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। नंदू, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम यहाँ रहोगे तो फिर से ऐसा दोबारा करोगे। नहीं 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 नहीं, आप लोग मुझे गांव से मत निकालो। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुखिया जी, हम लोग नंदू को माफ कर देते हैं। मुझे पता है परिवार का दर्द क्या होता है। नंदू भैया, मैं आपको माफ करती हूँ। ठीक है, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव के सभी लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी और उनको सारी सच्चाई बतानी होगी। और आगे से
तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा, समझे? नंदू गांव वालों से घर घर जाकर माफी मांगता है और उनको सारी सच्चाई बता देता है। अगले दिन जब पूनम सब्जियों का ठेला लेकर गांव की ओर निकलती है। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं झूठ का ही तुझ पर शक कर रही थी। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपकी जगह रहती तो यही करती। अब गांव वाले पूनम से पहले की तरह ही सब्जियां लेने लगे और नंदू भी अब सुधर गया था। वो भी सब्जियों की खेती करने लगा और बगल वाले गांव में ले जाकर ताजी ताजी सब्जी बेचने लगा। माँ जी देखिए ना, गोपी को तेज बुखार हो रहा है, दवा दिलवा दीजिए माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अगर इससे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ जी, थोड़ा सा तो रहम कीजिए। मुझे तेरे नाटक नहीं सुनने। अब तू अपनी औलाद का पेट पाल नहीं सकती तो दोनों निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, आपके घर की बहू हूँ मैं, मुझे यहाँ से मत निकालिए। माँ जी, थोड़ा तो रहम करिए, कहीं कुछ हो गया तो। तू इस घर की बहू नहीं, एक बोझ है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, राधा एक सीधी सादी और नर्म दिल बहू थी, जिसकी जिंदगी पति मुकुल के रहते खुशहाल थी। मगर मुकुल की सड़क हादसे में मौत के बाद उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अब उसका एकमात्र सहारा था उसका छोटा बेटा गोपी और ससुराल वाले। अरे ओ करमजली, आज मेरी दो सहेलियां खाने पर आ रही हैं, समझी? तो जरा कान खोल कर सुन ले, उनके लिए तरह तरह के पकवान बना देना। और हाँ, खाने में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए, स्वादिष्ट चटपटा, बिल्कुल वैसा जैसा वो पसंद करती है। मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हल्का बुखार है शायद। हाँ हाँ, मेरे बेटे को खा गई है और तेरी ये नौटंकियां मुझे नहीं झेलनी है। मम्मी जी, मैंने क्या किया है? मुकुल जी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी क्या गलती? तभी ससुर दामोदर आ जाता है। अरे भाग्यवान, बहू की तबीयत सच में खराब है तो उसे आज आराम करने दो, रोज रोज यूं डांटना ठीक नहीं है। अजी आप तो चुप ही रही हैं, आप ही ने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। मैं तो कब से कह रही हूँ इसे मायके भेज दो या किसी आश्रम पर। आपकी दया और भावना देखो जो आज ये हमारे सर पर बैठी है। मम्मी जी, मुझे कहीं और नहीं जाना, यही मेरा घर है और आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ जैसी? मैं तो इस रिश्ते को ही पाप समझने लगी हूँ। जिस दिन मेरा बेटा गया उसी दिन ये घर उजड़ गया और अब तू बैठी है मेरी छाती पर मूंग दलने। राधा आंसू पोंछती हुई चुपचाप उठती है और रसोई की ओर चली जाती है। तभी उसका बेटा गोपी रुक्मणी से कहता है, दादी दादी 10 रुपए दो ना, मुझे चॉकलेट खाना है। क्या चॉकलेट? जा भाग यहाँ से। रात का दाल रोटी पड़ा है, वही खा। हर समय फिजूल के खर्चे, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। माँ बेटे तो एक दिन मुझे मार ही डाल कर छोड़ेंगे। एक तो घर का सारा बोझ मेरे सिर पर, ऊपर से इनके ये शौक, जैसे मैं कोई खजाना लिए बैठी हूँ। मम्मी जी, ये बच्चा है, कभी कभी दिल बहलाने को कुछ मांग लेता है। आप कम से कम बच्चे से तो ठीक से बात कर सकती है ना? हाँ हाँ, अब तू मुझे सिखाएगी बच्चों को पालना। तू और तेरा बेटा तो जैसे इस घर पर बोझ ही हो। मेरे पास पैसा है तो क्या तिजोरी खोल दूं? मेरा हराम का पैसा समझा है क्या तूने?
इतना कहकर रुक्मणी पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। राधा अकेली खड़ी रह जाती है। फिर खुद से राधा बोलती है, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो माँ जी फिर से गुस्सा करेंगी। राधा रसोई में हल्की खांसी के साथ वो पकवान बनाती है। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर एक घंटी बजती है। रुक्मणी दरवाजा खोलती है। अरे आओ आओ रीमा, कितनी देर लगा दी से मैं इंतजार कर रही थी। आओ आओ बैठो बैठो। अरे हाँ रुक्मणी, मैं तो सुबह ही निकली थी पर रास्ते में आने में टाइम लग गया। अरे ये क्या, ये सारे पकवान बहू ने बनाए हैं क्या? देखो तो जरा क्या कमाल किया है। कर तो दिया है ना, पर ना जाने कब तक ये दिखावा चलेगा। महीने में आधा समय तो बीमार रहती है और हर हमेशा रोने धोने वाली शक्ल रखती है, जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है उसे देखकर। अरे मेरी तो एकदम लाजवाब है, पर तुम्हारी ये बहू ज्यादा ही चुप रहती है, सब मन में रखती है। यही डर लगता है न जाने कब फट पड़े। संभल कर रहा कर। मैंने तो साफ कह रखा है, मेरे घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। बेटे को खो चुकी हूँ, अब इसे सिर पे नहीं बैठा सकती। पकोड़ों की खुशबू से डूबी दोपहर बहुओं की निंदा में सजी महफिल जैसे ताना बाना बुन रही थी। रिश्तों की दरार का शाम होते होते सब विदा हुए, लेकिन राधा के मन में टीस और तन्हाई की गूंज रह गई। तभी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, चलो मैं देती हूँ। रसोई घर जाकर जैसे ही डिब्बे वो खोलती है, उसकी आंखें भर आती है। सिर्फ एक रोटी और एक पकोड़ा बचा हुआ था। इतने में क्या होगा, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा चावल बना देती हूँ। जैसे ही वो गैस जलाने लगती है, क्या कर रही है बहू, खाना तो बन चुका है। मम्मी जी, गोपी को भूख लगी है तो सोचा थोड़ा सा चावल बना दूं। क्या चावल? घर में खाना नहीं बचा क्या? माँ जी, सिर्फ एक ही रोटी और एक पकोड़ा है, इससे गोपी का क्या होगा? जो है वही खिलाओ अपने बेटे को, दे दे और खुद पानी पीकर सो जा। मैंने कह दिया ना, गैस नहीं जलेगी तो नहीं जलेगी। राधा चुपचाप सिर झुकाकर बेटे को रोटी और पकोड़ा देती है। माँ, दादी हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं बेटा, वो हमसे बड़ी है, उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। जो वो कहती है शायद हमारी भलाई के लिए कहती हो। मगर माँ, जब खाना ही नहीं देंगे तो भलाई कैसे होगी? मुझे भी भूख लगी है और तुम्हें भी, तुम क्यों नहीं खा रही? मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया था बेटा, तू खा ले, मैं ठीक हूँ। गोपी धीरे धीरे खाना खाता है। राधा रसोई में पानी पीती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मुकुल जी, अगर आप आज होते तो हमारा ये हाल ना होता। माँ जी ने तो मेरी और गोपी की जिंदगी जैसे नरक ही बना दी है। मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ, न दवा ली है न इलाज। कभी कभी लगता है मायके चली जाऊं, पर जाऊं कहाँ जाऊं, वहाँ भी तो कोई नहीं है। अगली सुबह राधा को उठने में मुश्किल हो रही है, माथा तप रहा था। हे भगवान, अब तो उठना भी मुश्किल हो रहा है, मगर काम तो करना ही होगा। फिर भी वो उठने की कोशिश करती है और रुक्मिणी के पास जाती है। माँ जी, आज तबीयत बहुत खराब लग रही है, बुखार भी लग रहा है। क्या मैं आज थोड़ा आराम कर लूं? बस आज भर। अरे वाह, महारानी को तो फिर बुखार आ गया। महीने में 15 दिन बीमार और बाकी 15 दिन बहाना। जब से मेरे बेटे को खा गई है, तब से तो बोझ बनी है मेरे इस घर पर। माँ जी, सिर बहुत दुख रहा है, बस आज ही थोड़ा सा आराम करने दीजिए। मैं कल से फिर बहुत काम करूंगी।
चुप कर जा, बहानेबाजी छोड़। मोहल्ले भर में जाकर बोलूं क्या कि मेरी बहू तो आलसी है, बस बीमार होने का नाटक करती है। इतना कहकर रुक्मणी राधा को खींचते हुए रसोई की तरफ ले जाती है। जा, सब्जी काट, झाड़ू लगा, कपड़े धो। तेरी बीमारी का झूठ मैं रोज रोज सुनकर पक गई हूँ। अगर 2 दिन काम न करे तो लगेगी मरने का बहाना करने। मरी नहीं अब तक भी। क्या करूं मैं? राधा आंसू में आंसू लिए धीरे धीरे काम करने लगती है। राधा थक कर बैठ जाती है। सांसें तेज हो रही थी। वो धीरे से बोलती है, माँ जी, थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? क्या? अब पानी भी मैं दूं? तेरे मर चुके पति का और तेरे बच्चे का ठेका मैंने ले रखा है क्या? जाकर मर जा कहीं और मेरा पीछा छोड़। माँ की एक दवाई है मेरे पास, लेकिन रसोई में कुछ खाने को नहीं है। अगर कुछ निकाल कर दे देते तो मैं वो दवाई खा लेती। तो फिर खा ले जहर। तेरा और तेरे बच्चे का पेट भरने का बोझ मैं क्यों उठाऊं? अब से जो भी खाना है कमा कर लाओ। और हाँ सुन ले, आज के बाद अगर इस घर में रहना है तो मजदूरी करके लानी पड़ेगी, वरना तुझे और तेरे बच्चे को इस घर में जगह नहीं मिलेगी। माँ जी, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही तो एक सहारा हो। सहारा नहीं, बोझ हो तुम। जिस दिन मैंने अपने बेटे को खोया उस दिन से मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही बचा है। अब और नहीं, जा जो करना है कर, लेकिन इस घर में अब बिना कमाए कदम मत रखना। रुक्मणी, तुम इतनी कठोर दिल कैसे बन सकती हो? तुम भी तो एक माँ हो। अपनी बहू और पोतों के साथ ऐसा अन्याय मत करो। सुनिए जी, आप हम दोनों के बीच में मत पड़िए। ये हम दोनों सास बहू का मामला है। आप अपने कमरे में जाइए और बीपी का दवाई खाइए, वरना आपका बीपी फिर से हाई हो जाएगा। फिर दामोदर गुस्से में अपने कमरे की ओर चला जाता है। राधा फूट फूट कर रोने लगती है। गोपी पास आकर अपनी माँ को पकड़ लेता है। माँ, हमें कहाँ ले चलोगी? दादी हमें घर से क्यों निकाल रही है? बेटा, अगर तुम्हारे पापा होते ना तो ये दिन ना देखने पड़ते। मैं मोहल्ले में कुछ काम ढूंढती हूँ, जिससे मैं अपने लिए भी दवाई ले लूंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी। राधा का बुखार अब पूरी तरह से उतरा नहीं, फिर भी वो मोहल्ले में कई घरों में झाड़ू पोछा करती है। हाथ छिल जाते हैं, चेहरे पर थकावट साफ थी। शाम को 50 रुपए लेकर वो घर लौटती है। गोपी बेटा, देखो माँ कुछ पैसे लाई है। कल से तुम्हारे लिए दूध भी ले आएगी। और तुम्हें आइसक्रीम खाने का बहुत मन था ना, तो मैं कल आइसक्रीम भी लेकर आऊंगी। तभी रुक्मणी कमरे में गुस्से से आती है। ये क्या 50 रुपए? और खुद को बड़ी कमाने वाली समझती है। माँ जी, मैंने बहुत मेहनत की है। 8 घरों में झाड़ू पोछा किया है, यही मिला। और उस पैसों से क्या करेगी? अपने बच्चे को मलाई खिलाएगी। मैं ही हूँ इस घर की मालकिन। कमा कर लाई है तो मुझे दे, तेरे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, समझी? माँ जी, ये बच्चा भी तो आप ही का ही खून है। भूखा सोया है 2 दिन से। इस तरह तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे के मरने के बाद इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी देखिए ना, गोपी को तेज बुखार हो रहा है। दवा दिलवा दीजिए माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अगर इससे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ जी? थोड़ा सा तो रहम कीजिए। मुझे तेरे नाटक नहीं सुनने। अब तू अपनी औलाद का पेट पाल नहीं सकती तो दोनों निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आपके घर की बहू हूँ मैं। मुझे यहाँ से मत निकालिए।
माँ जी, थोड़ा तो रहम करिए, कहीं कुछ हो गया तो। तू इस घर की बहू नहीं, एक बोझ है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरा घर है ये, मैं जो चाहूंगी वही होगा। माँ जी, अब और नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे मुंह लगाती है। अब मैं बताऊंगी कि इस घर की असली मालकिन कौन है। जा, निकल जा मेरे घर से। ना तेरा यहाँ कोई हक है और ना ही तेरे बच्चे का। अब अगर इस घर के दरवाजे के पास भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली बार मुझे मिल गई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राधा अपनी बुखार से तपते बेटे को ये टकती रहती है। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें सूनी, होठ सूख चुके थे। हे भगवान, कहाँ जाऊं? कौन है जो मेरी सुन लेगा? मेरा बच्चा देखो ना, कोई है? ये सांस भी मुश्किल से ले पा रहा है। कोई है जो मेरी मदद करे? बच्चे की सांसें कमजोर होती जा रही थी। राधा जंगल के एक सूने कोने में जाकर बैठ जाती है। वहीं रोते रोते जमीन पर सर रख देती है। उसकी सिसकियां जंगल में गूंजने लगती हैं। हे भगवान, जब मेरा बच्चा नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। क्यों इतना बड़ा दुख दिया मुझे? क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था भगवान, जो मुझसे मेरे पति को छीन लिया? अब जो मेरा एक सहारा मेरा बेटा था, आज वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। हे भगवान, मुझे भी उठा लो, मुझे भी नहीं जीना है। तभी एक सूखे और पुराने वृक्ष से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आती है। राधा, तेरे आंसू तेरी सच्चाई है। मैं तेरी पीड़ा सुन सकता हूँ, मैं तुझे सब दे सकता हूँ, पर पहले तो मुझे आजाद कर दे। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूं इस जंगल का रक्षक, एक पुरानी श्रापित आत्मा, जिसने वर्षों से किसी सच्चे इंसान के आंसू नहीं देखे थे। तेरी पीड़ा ने मेरे श्राप को छू लिया है। बस अपने ये तड़पते आंसू मेरी जड़ों में बहा दे। अगर मेरी पीड़ा किसी को राहत दे सकती है तो ले लो मेरे आंसू, बस मेरा बच्चा बचा लो, बस इतना रहम कर दो मुझ पर। वो सिसकती है, आंसू बहाती है। आंसू पेड़ की जड़ों में गिरते हैं और वहां से एक चमकता बक्सा निकलता है जिसमें ढेर सारा सोना होता है। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है? आपने मेरी पुकार सुन ली। जा राधा, ये सब तेरा है। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। जा, अपने बेटे को बचा और अपने जीवन को फिर से जी। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद, आपने मुझे फिर से जीने की एक नई वजह दी है। राधा सोना लेकर डॉक्टर के पास जाती है। गोपी का इलाज होता है, बच्चा ठीक हो जाता है। फिर राधा गांव लौटती है, अब एक नई पहचान के साथ, सबसे धनवान और प्रतिष्ठित महिला बनकर। कुछ महीने बाद रुक्मणी उसे जानलेवा बीमारी हो जाती है। इलाज के लिए उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। मोहल्ले वाले उसे छोड़ चुके थे। वो अब बस राधा के पास जाती है। राधा बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया, तेरा दर्द नहीं समझा। आज जब खुद तकलीफ में हूँ तब समझ आया कि तू क्या झेल रही थी। भगवान ने मुझे किए की सजा दे दी है बेटा, अब तो तुम मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, जिस दिन मुझे घर से निकाला था उस रात को मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन आज आपके एक शब्द ने मुझे फिर से बेटी बना दिया। और पिताजी कहाँ है? वो तो मुझे उसी दिन छोड़ गए जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था। उसी दिन तीर्थ पर निकल गए, कभी नहीं लौटे। अब तो बस मरने से पहले एक सहारा चाहिए, कोई हो जो मेरी सेवा करे, मेरा दर्द थोड़ा कम कर दे। माँ जी, जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा है तो
फिर मुझे भी बहू नहीं बेटी बनकर ही सेवा करनी चाहिए। राधा अपनी सास का इलाज करवाती है, उनकी सेवा करती है। बेटी, तू सच में देवी है देवी। मैंने तो तुझे तोड़ना चाहा था, पर तू तो निखर गई। अब अगर मेरा अंत निकट है तो मैं चैन से जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी मेरे पास है। माँ जी, मैंने आपसे कभी बदला नहीं चाहा, बस चाहा कि आप मुझे समझें, और आज मैं बहुत खुश हूँ। राधा का स्नेह उसके लिए संजीवनी बन गया। जहाँ कभी रिश्तों की दीवारों में कठोरता की दरारें थी, वहाँ अब नम्रता और पश्चाताप ने उन्हें भर दिया था। कभी कठोर और अभिमानी रही रुक्मणी अब विनम्र और स्नेहमयी दादी बन चुकी थी, जिसने देर से सही पर ये जान लिया था कि रिश्ते जोर से नहीं प्यार से टिकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।